हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आर ओ ए आर ओ 2021 एवं पी सी एस 2021 के लिए सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी जो हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है उसकी आज 16वीं क्लास है। और यहाँ पर टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं जो आर ओ ए आर ओ और पी सी एस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त टू, बी सम्राट हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चंद्रगुप्त वन। तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था, करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि सम्राट हर्ष के शासनकाल में। ठीक है, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें आपके जो उत्तर हैं एवं करेक्ट जो उत्तर है वो लिखते जाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उन्हें और ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, और ये किस लिए आया था? तो ये महात्मा बौद्ध के जो पवित्र स्थल थे उन सभी को देखने के लिए आया था और जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका अध्ययन करना था इसको, तो इसलिए आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग यानी कि हेन सांग, तो इसका जो चाइनीज़ नाम है याद रखिएगा, बड़ा अजीब सा होता है, युआन च्वांग। ठीक है, जिसका नाम हेनसांग हम लोग बोलते हैं, तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसने उस टाइम जब आया तो अपनी जो रचना की है उसमें बताया कि भारत में ऐसी दशा थी, ये सारा सिस्टम चलता था वो। तो क्या होगा यहाँ पर? पहली चीज़, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा, व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो इसमें से क्या सही है? तो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि 2 और 3। 2 और 3 करेक्ट है, पहला वाला गलत है। सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे, यहाँ तक कि जो हेन सांग था इसको भी चोरों ने लूट लिया था 1-2 बार। तो इसने बताया कि नहीं, लूटमार से सुरक्षित तो नहीं थे। बाकी 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हर्ष के दरबार में हेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ए ताई सुंग, बी तुंग कुआन, सी कु येन वू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ये होगा डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी ने इसे दूत बना के नहीं भेजा था, बल्कि ये खुद से स्वतंत्र रूप से भारत आया था, घूमने के लिए आया था, जो महात्मा बुद्ध के पवित्र स्थल थे उनको देखने आया था, बौद्ध ग्रंथ थे उनका अध्ययन करने के लिए आया था। तो स्वतंत्र रूप से आया था, ना कि किसी का दूत बन के। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पर चाइना में राजा था, तंगी वंशी शासक जो था, ठीक है, तांग वंशी, तो वहाँ पर शासन किसका चल रहा था? तांग वंश का। ठीक है, तो तांग वंश का जो शासक था ताई सुंग, ये लिखा है ना नाम उसका, ताई सुंग, इसका शासन था। तो इसने क्या किया था? इसने रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी हमारे देश का जो नागरिक है वो पश्चिमी देशों में नहीं जाएगा। तो चाइना के लिए तो पश्चिमी देश हम ही हुए, तो यहाँ इस साइड कोई नहीं आएगा। लेकिन ये भाई साहब हेनसांग ये तो निकल लिए वहाँ से, बोले कि अपन तो जाएगा, तो ये आ गए। ठीक है, और यहाँ पे घूमे, ये सारी चीज़ें किए और इसके बाद वापस गए। और कब आया था ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये 629 में वहाँ से चला था, 629 ईस्वी में वहाँ से चला था। और कहाँ से? तांग शासकों की जो राजधानी थी चंगन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो राजधानी क्या थी? चंगन। तो वहाँ से ये 629 में चला था और चला और वापस आया, सॉरी यहाँ भारत आया, सब घूमा फिरा, देखा, मौज किया, ऐश किया, फिर वापस गया कि अब तो वहाँ पे चाइना पहुँच रहे हैं तो अब तो निपटाई दिए जाएं, पता चला, क्योंकि रोक थी, प्रतिबंध था, और वापस गए। लेकिन वहाँ का राजा देखा कि यार भाई ये अकेले पहुँच गया, चला गया इतने रोक के बावजूद और बहुत कुछ सीख के आया है। तो वहाँ उसको दंड नहीं दिया गया, बल्कि उसका स्वागत हुआ कि अरे यार तुम तो बहुत महान व्यक्ति हो, इतना सब घूम आए हो, इतनी सब जानकारी लेके आए हो। और उसको राजा ने क्या किया? अपना आध्यात्मिक सलाहकार बना लिया। तो देखिए, एक तो रोक लगाए थे और जैसे तैसे चोरी चमारी करके वो भाग के भारत आया, सब घूम घाम के वापस पहुंचा, तो उसका स्वागत किया गया। तो यही होता है, अगर पहले से भेजे होते तो इतना स्वागत सत्कार ना मिलता, हो सकता है। चलिए, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। तो कौन सा नगर सबसे अच्छा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था सूती कपड़ों का? तो ये करेक्ट आंसर होगा मथुरा, ठीक है। और बनारस जो है वो रेशम के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। बनारस रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और मथुरा सूती कपड़ों के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कौशिय शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये होगा सी रेशम के लिए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी रेशम के लिए किसका यूज़ किया गया है शब्द का? कौशिय शब्द का। चलिए अगला सवाल है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है नालंदा। भाई साहब नालंदा में आए थे और बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की। और कब आए थे ये? 637 में नालंदा आए थे, 637 ईस्वी में, ठीक है। 637 ईस्वी में ये नालंदा आए, पढ़े लिखे वहाँ पे। और उस टाइम पे यहाँ पर जो कुलपति थे वो सीलभद्र थे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा कि जब जो हेनसांग नालंदा में पढ़ने आया तो उस टाइम पे जो कुलपति थे वो कौन थे? सीलभद्र, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी सी यू की रचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी यू की रचना, ठीक है। तो हेनसांग जो है ये भारत जब आया, घूमा फिरा, तो इसने अपना जो सारा विवरण था, सारी स्टोरी थी अपनी कि कैसे आया, क्या किया, कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया और इसके बाद फिर कहाँ गया, तो ये सारी चीज़ें इसने इसमें लिखी और इस ग्रंथ का नाम क्या रखा? सी यू की, ठीक है। और इस रचना की वजह से जो हेनसांग है वो फेमस है, ठीक है। मतलब जो ये रचना है हेनसांग की ये फेमस है। हेनसांग ने इसमें अपना पूरा यात्रा का विवरण जो है वो लिखा है इसी, और उसी पर आधारित है उसकी ये रचना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, चीनी यात्री इतिसंग सिंह ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया है? ए 405 ईस्वी में, बी 635 ईस्वी में, सी 337 ईस्वी में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर उसका इसका जो है ये है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब किया था इसने? 671-72 के टाइम पे किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? जो चीनी लेखक थे भारत को क्या नाम से पुकारते थे, ठीक है। तो ए फोको की, बी यिनतुन, सी यू की, डी सिकाया पोनो। तो किस नाम से बुलाते थे? तो ये बुलाते थे भारत को यिनतू, ठीक है, याद रखिएगा यिनतू। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, क्या कारण था? ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सिथियंस, डी मुगल। तो जो मेन कारण था वो मुस्लिम थे, ठीक है, मुसलमान थे उस टाइम पे, और कहाँ के? तुर्क के, ठीक है, मुसलमान थे। तो जो बख्तियार खिलजी था इसके अधीन में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी धार, डी देवगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कन्नौज। जब ये कन्नौज राजधानी बन गया तो और भी ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ए उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बी उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, सी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, डी उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो इसमें से जो सही नहीं है वो क्या है? ये होगा आपका सी, यानी कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज जो है नाम वो नहीं दिया था, बाकी सारी चीज़ें की थी। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि 4 धाम किसने स्थापित किए? तो संत शंकराचार्य जी ने। बौद्ध और जैन धर्मों का विस्तार हो रहा था तो उस पर रोक लगाई थी, किसने लगाई थी? शंकराचार्य जी ने। वेदांत का प्रसार किया था, किसने किया था? संत शंकराचार्य जी ने। लेकिन ये तीर्थराज जो नाम है वो नहीं दिया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये दिए गए हैं, तो कहाँ कहाँ पर हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 4 मठ हैं, सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जोशीमठ में है, द्वारका में है, पुरी में है और श्रृंगेरी में है। ठीक है, तो ये चारों जो मठ हैं वो बताए गए हैं। बाकी देखिए जैसे इसमें प्रयाग है तो ये नहीं होगा, कांची है तो ये नहीं होगा, इसमें बनारस दिया है तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, जोशीमठ कहाँ है आपका? उत्तराखंड। द्वारका कहाँ है? गुजरात। पुरी कहाँ है? उड़ीसा। और श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटक। तो ये 4 धाम संत जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उन्होंने दिए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। दरबारी कवि दिए गए हैं और राजा दिया गया है कि उनका दरबारी कवि कौन था। तो यहाँ पर जो नाम है दरबारी कवि में अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट और राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा बी, यानी कि 4 1 2 3। ठीक है, पहले का 4 मतलब अमीर खुसरो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। दूसरा है कालिदास किसका था? 3 यानी कि हर्षवर्धन का था। हरिसेन दूसरा होगा यानी कि समुद्रगुप्त का। और बाणभट्ट किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका दरबारी कवि था। लेकिन हरिसेन जो था वो दरबारी कवि ना होकर सचिव था। ठीक है, बाकी सभी दरबारी कवि थे। चलिए अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन थे? ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चाहमान, डी परमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए चंदेल। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको बनवाया है, उनका निर्माण करवाया है। और कब करवाया है? तो 950 से लेके 1050 ईस्वी तक के बीच में करवाया है। ठीक है, 1050 ईस्वी के बीच में ये इनका जो निर्माण है वो करवाया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं ए बौद्ध धर्म से, बी हिंदू धर्म से, सी हिंदू धर्म और जैन धर्म से, डी जैन धर्म से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हिंदू धर्म और जैन धर्म, दोनों की आपको यहाँ पर मंदिर मिलेंगे। अगर आपको कभी मौका मिले तो निश्चित तौर पे आप खजुराहो जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये विश्व धरोहर भी है। चलिए अगला सवाल है, खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर समर्पित है, किसे समर्पित है? विष्णु को, बी शिव को, सी सूर्य को, डी पार्वती को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा शिव को। ठीक है, ये शिव को समर्पित है। और ये मतंगेश्वर मंदिर जो है काफ़ी बड़ा है, इसका जो शिवलिंग है वो भी काफ़ी बड़ा है। और जो इसकी पिंडी होती है, जैसे ऐसे शिवलिंग होता है और इसके चारों तरफ ये गोल गोल पिंडी होती है, तो लोग इस पे ही खड़े होके चलते हैं, है ना। एक ऐसी नॉर्मल सी ऐसे ही बना दी है आर्टिफिशियल सीमेंट की, बाकी जो रियल में इतनी बड़ी है इसी के ऊपर खड़े होके इनकी पूजा करते हैं। और अगर आप दोनों हाथ फैला के भी इनको ऐसे पकड़ेंगे ना तो पकड़ नहीं पाएंगे, आधा ही पहुँचेंगे। जब 2 लोग मिलके हाथ ऐसे फैला के करेंगे तब पहुँचेंगे। तो बहुत बड़े शिवलिंग है और नसेनी लगा के इनके ऊपर जो है धुलाई वगैरह, इनके ऊपर फूल चढ़ाना, पूजा करना, ये सब होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो कौन सा मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है? ए कंदारिया महादेव, बी 64 योगिनी, सी दशावतार, डी चित्रगुप्त। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है दशावतार। ठीक है, याद रखिएगा दशावतार। और यहाँ पे बात हो रही थी मतंगेश्वर मंदिर की, तो ये जो है कब बना था? राजा धंग के समय में बना था, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, जो राजा धंग थे इनके टाइम पे ये मंदिर, जो मतंगेश्वर मंदिर, ये बनवाया गया था। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा मंदिर है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि दशावतार। ये खजुराहो में नहीं है, बाकी कंदारिया महादेव खजुराहो में है, 64 योगिनी खजुराहो में, चित्रगुप्त खजुराहो में। दशावतार कहाँ पर है? ये देवगढ़ ललितपुर में है। ठीक है, और ये गुप्तकालीन मंदिर है, चंदेल कालीन नहीं है। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सरह विहीन मूर्ति, दशावतार मंदिर, बाग, सांची, देवगढ़, मथुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, यानी कि 2 1 4 3। 2 स्तूप कहाँ है? सांची में। 1 चित्रकारी बाग, ठीक है, और फिर कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में है, तो ये हो गया 4। और 3 दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया गया है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ए भीतरगांव मंदिर, बी ग्वालियर का तेली मंदिर, सी कंदारिया महादेव मंदिर, डी ओशियाना मंदिर, ओशिया मंदिर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ए अजंता, बी कार्ले, सी कन्हेरी, डी राजगृह। तो कहाँ पर है?
ये है कन्हेरी में, ठीक है। 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं। तो ये है कहाँ पे? तो ये मुंबई में जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है बोरीवली के पास, उसके जंगलों के अंदर है ये कन्हेरी की गुफाएं, ठीक है। और यहाँ पर 109 गुफाएं हैं। 100 से अधिक बोला है तो 109 गुफाएं हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो ये किससे बना है? ये बना हुआ है संगमरमर से, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, तो ये भी कभी पूछ लेता है दिलवाड़ा, तो याद रखिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। और गुजरात का जो चालुक्य था या फिर सोलंकी शासक थे भीमदेव वन, उनके सामंत जो था विमल शाह, उसने इसका निर्माण कराया था। तो आबू का जैन मंदिर का, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पलीताड़ा मंदिर अवस्थित है? ए भावनगर, बी माउंट आबू, सी नासिक, डी उज्जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए होगा, भावनगर में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शैव धर्म, ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया है, ठीक है। 7 गुफाएं यहाँ पर मिली हैं, जिसमें से हिंदू धर्म की हैं और 2 बौद्ध धर्म की गुफाएं भी यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहीं से जो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा है वो भी प्राप्त हुई है। तो पूछा जाएगा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो एलिफेंटा की गुफाओं से प्राप्त हुई है प्रसिद्ध जो त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक हैं, 1 बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा शैव, चौथा वैष्णव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा डी, यानी कि पहला और तीसरा बौद्ध और शैव धर्म से संबंधित है। तो ये थे आज की क्लास के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, मिलते हैं कल कल इस क्लास के साथ। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी इन्फॉर्मेटिव तो है ही। चलिए थैंक यू।